कैलिफोर्निया के धूप से तपते दिल में, जहां सूरज की किरणें धरती को झुलसा देती हैं और प्यासी जमीन दरारों से फट जाती है, एक नए तरह का राज चलता है। एक ऐसा साम्राज्य जो खेतों और बागानों तक फैला हुआ है, जन्म से नहीं, किसी शाही परिवार से नहीं, बल्कि बिजनेस की समझ से, सौदों की चतुराई से और बाजार की गहरी समझ से पनपता है। स्टीवर्ट और लिंडा रेसनिक, जो द वंडरफुल कंपनी के पीछे के अरबपति हैं, जिन्होंने एक कृषि साम्राज्य खड़ा किया है, स्टेट के किसी भी दूसरे प्राइवेट एंटिटी से ज्यादा पानी कंट्रोल करते हैं। कैलिफोर्निया के इस कीमती संसाधन पर उनका दबदबा है। उनका एम्पायर बादाम, पिस्ता, पीओएम वंडरफुल, फीजी वाटर, एक ऐसे रिसोर्स पर चलता है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, पानी। जब सूखे के कारण शहरों को पानी बचाना पड़ता है, घरों में पानी की कटौती होती है और लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ती है, तब रेसनिक के बगीचे हरे भरे रहते हैं, फल और फसलें लहलहाती हैं, जिससे एक सवाल उठता है, एक कपल के पास इतनी बड़ी पब्लिक रिसोर्स का इतना बड़ा हिस्सा कैसे आ गया? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इसका जवाब मिट्टी में नहीं, बल्कि उन डील्स और कानूनों में है जिन्होंने कैलिफोर्निया के पानी को पब्लिक ट्रस्ट से प्राइवेट दौलत में चुपचाप बदल दिया। यह एक जटिल जाल है जिसमें राजनीति, पैसा और पानी आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी है। एक ऐसे स्टेट में जहां कमी है, असली पावर उनके पास है जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो पानी के नल को घुमाते हैं, वे ही भविष्य को आकार देते हैं। सबसे जरूरी पल 1994 में आया, पब्लिक में नहीं, बल्कि मॉन्टेरे बे में एक सीक्रेट मीटिंग में। स्टेट के अधिकारी, पानी के कॉन्ट्रैक्टर और जमीन के मालिक, जिनमें स्टीवर्ट रेसनिक भी शामिल थे, ने चुपचाप कैलिफोर्निया के पानी के नियमों को फिर से लिखा। मॉन्टेरे अमेंडमेंट्स ने शहर के लोगों के लिए सुरक्षा हटा दी, जिससे पानी एक ट्रेड करने वाली चीज बन गई। असली इनाम केयर्न वाटर बैंक, एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड जलाशय, पब्लिक से प्राइवेट हाथों में चला गया। रेसनिक के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अनिश्चित पानी के अधिकारों को स्टेट के सबसे कीमती रिजर्व के कंट्रोल के बदले में बदल दिया। पब्लिक, जिनके टैक्स से यह सिस्टम बना था, अंधेरे में रह गए क्योंकि पावर कुछ लोगों के हाथों में आ गई। उस सीक्रेट डील के नतीजे कैलिफोर्निया में कई दशकों तक महसूस किए जाते रहे। केयर्न वाटर बैंक, एक विशाल जलाशय जो कैलिफोर्निया की प्यास बुझाने का वादा करता था, जो कभी सूखे से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह था, एक पब्लिक सेफगार्ड था जिसे जनता के हित में बनाया गया था, अब वो रेसनिक का प्राइवेट खजाना बन गया। एक ऐसा खजाना जिस पर कुछ लोगों का नियंत्रण है। पब्लिक के पैसों से बना, यानी हम सबके टैक्स के पैसों से तैयार किया गया, यह 500 अरब गैलन पानी स्टोर कर सकता था। एक अद्भुत क्षमता, लाखों लोगों को सप्लाई करने के लिए, उनके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए काफी। लेकिन क्या यह पानी सब तक पहुंच रहा था? मॉन्टेरे अमेंडमेंट्स के बाद, एक विवादास्पद फैसले के बाद, रेसनिक ने इस विशाल जल भंडार में ज्यादातर हिस्सेदारी हासिल कर ली, नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जिससे एक पब्लिक एसेट जो सभी का था, एक प्राइवेट पिग्गी बैंक बन गया, सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए। अब वे गीले सालों में, जब बारिश खूब होती है, पानी जमा कर सकते थे, उसे इकट्ठा करके रख सकते थे, और सूखे के दौरान जब पानी की किल्लत होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते थे, बेचकर मुनाफा कमा सकते थे, जबकि दूसरे सूखे रह जाते थे, पानी के लिए तरसते रह जाते थे। कोई पब्लिक वोट नहीं, जनता की कोई राय नहीं ली गई, कोई बहस नहीं, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला, बस पावर का, शक्ति का एक चुपचाप ट्रांसफर, पर्दे के पीछे, चुपके से। रेसनिक पानी के बैरन बन गए, पानी के बादशाह बन गए, जो स्टेट को, कैलिफोर्निया राज्य को मुनाफे पर पानी बेच सकते थे, एक तरह से पानी का व्यापार कर सकते थे। जो कैलिफोर्निया वासियों को, जो वहां के लोगों को कमी से बचाने के लिए था, पानी की किल्लत से बचाने के लिए था, वह अब प्राइवेट दौलत को, कुछ लोगों की संपत्ति को बढ़ावा दे रहा था। पानी की कमी से मुनाफा कमाया जा रहा था। पब्लिक भलाई और जनता के हित और प्राइवेट फायदे के बीच, निजी लाभ के बीच की लाइन गायब हो गई थी। सब कुछ धुंधला हो गया था। पानी सुरक्षित होने के बाद रेसनिक ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य कैलिफोर्निया की कृषि भूमि का चेहरा बदलना था। रेसनिक ने लाखों डॉलर का निवेश किया। यह निवेश सिर्फ जमीन खरीदने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में भी किया गया था। बादाम, जो कि एक मुनाफे वाली फसल थी, और पिस्ता के पेड़ लगाए, जो आने वाले सालों में उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले थे।
ऐसी फसलें जिन्हें बहुत पानी चाहिए होता है। इन फसलों की खेती के लिए पानी की भारी मात्रा में जरूरत होती है और यहीं पर रेसनिक की रणनीति सवालों के घेरे में आ गई। जब शहर पानी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लोगों के लॉन भूरे हो रहे थे, पानी की कमी के कारण सूख रहे थे, तब उनके बगीचे फल फूल रहे थे, हरे भरे और लहलहाते हुए, जो कि एक विरोधाभास था। यहां तक कि सूखे के दौरान भी बढ़ रहे थे, जब आसपास की जमीन बंजर हो रही थी। 2023 में जब कैलिफोर्निया एक और गंभीर सूखे का सामना कर रहा था, जब शहरी पानी का आवंटन बहुत कम हो गया और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, तब रेसनिक के खेतों ने बिना किसी रुकावट के एक्सपोर्ट के लिए, दुनिया भर में भेजने के लिए, नट्स की सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1 अरब गैलन से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। कैलिफोर्निया के 80% पानी का इस्तेमाल, जो कि राज्य के कुल पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एग्रीकल्चर में होता है, खासकर सिंचाई के लिए, लेकिन यह उसके जीडीपी में, राज्य की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2% का योगदान देता है, जो कि एक विसंगति है। एक ऐसा अंतर जो पानी के इस्तेमाल और आर्थिक लाभ के बीच का अंतर पब्लिक के गुस्से को बढ़ाता है और लोगों में निराशा पैदा करता है। रेसनिक ने पानी के आर्बिट्राज में, पानी के व्यापार में महारत हासिल कर ली और इस सिस्टम का फायदा उठाया। गीले सालों में सस्ता खरीदना जब पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, सूखे सालों में महंगा बेचना जब पानी की कमी होती है और कीमतें आसमान छूती हैं, यहां तक कि खुद स्टेट को भी, जो कि जनता के लिए पानी का प्रबंधन करता है। उनका एम्पायर, उनकी कृषि साम्राज्य, बिगड़ी हुई प्राथमिकताओं का, एक ऐसे सिस्टम का जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है जबकि बाकी लोगों को नुकसान होता है, प्रतीक बन गया, असमानता का प्रतीक। विलासिता वाली फसलें फल फूल रही थीं, मुनाफा कमा रही थीं, जबकि कम्युनिटीज, स्थानीय समुदाय बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थीं, पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए। उन्होंने इसे एफिशिएंसी कहा। उन्होंने कहा कि वे पानी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे शोषण माना, एक ऐसा सिस्टम जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है जबकि बाकी लोगों को नुकसान होता है। सेंट्रल वैली के हरे भरे खेत, जो कभी कैलिफोर्निया की कृषि का गौरव थे, कैलिफोर्निया के पानी के युद्धों में, पानी के लिए संघर्ष में एक फ्लैश पॉइंट बन गए, एक ऐसा मुद्दा जिस पर लोगों की राय बंटी हुई है। इस पानी के एक्सट्रैक्शन की कीमत खुद जमीन में दिखती है। सैन जोकिन वैली में लगातार पंपिंग के कारण जमीन धंस गई है, सड़कें टूट रही हैं, नहरें फट रही हैं और भविष्य अस्थिर होता जा रहा है। जैसे जैसे सूखा और जंगल की आग बढ़ती है, पब्लिक का गुस्सा रेसनिक पर निकलता है, पानी के जमाखोरी को बढ़ती आपदाओं के लिए दोषी ठहराते हुए। द वंडरफुल कंपनी के राहत के वादे कई लोगों को खोखले लगते हैं क्योंकि पर्यावरणीय नुकसान बढ़ता जा रहा है। धनसती घाटी और जलती पहाड़ियां कड़वी याद दिलाती हैं। पानी को एक प्राइवेट चीज मानना बहुत महंगा पड़ता है। रेसनिक की पावर सिर्फ पानी में नहीं है, यह प्रभाव में है। राजनीतिक डोनेशंस दोनों पार्टियों को जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सैक्रामेंटो में उनके हितों को हमेशा सुना जाए। उनकी फिलैंथ्रोपी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च को फंड करती है, एग्रीकल्चर और पानी के बारे में कहानी को आकार देती है। आलोचक तर्क देते हैं कि यह पब्लिक भलाई और प्राइवेट हित के बीच की लाइन को धुंधला करता है, जिससे असहमति वाली आवाजों के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। उनकी लॉबिंग ने ईरानी पिस्ता के इंपोर्ट को रोकने में भी मदद की, जिससे उनका मार्केट शेयर सुरक्षित रहा। जिन कानूनों ने उनके उदय को संभव बनाया, वे अभी भी चुनौतीहीन हैं, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। कैलिफोर्निया में पानी और प्रभाव अभी भी पावर की ओर बहता है। रेसनिक की कहानी एक हिसाब किताब के लिए मजबूर करती है। क्या पानी एक प्राइवेट एसेट होना चाहिए या एक पब्लिक ट्रस्ट? उनका एम्पायर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सीक्रेट डील्स पर बना है, कैलिफोर्निया के पानी के कानूनों में खामियों को उजागर करता है। जैसे जैसे सूखा बिगड़ता है और असमानता बढ़ती है, सुधार की आवाज तेज होती जाती है। सवाल अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, यह निष्पक्षता और न्याय का है। कैलिफोर्निया को तय करना होगा, क्या पानी कई लोगों की सेवा करेगा या कुछ लोगों की? जवाब स्टेट के भविष्य को आकार देगा और कौन खुद को राजा कह पाए।